हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और हम लोग की एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, in a chamber of uniform magnetic field of 6.5 Gauss। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है V 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। हम लोग इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा यूनिट के अंदर इन्होंने दे दिया है। अगर ना भी दे फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 1 गोस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। इज मेंटेन्ड an electron is shoot into the field with a speed of 4.8 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है वो आपको दी हुई है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब क्या हो गया है, जो आपके पास थीटा है वो 90 डिग्री का है। मतलब क्या है इस चीज का कि अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर ले इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन लेट मी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। अब हमें ये प्रूव करना है पहले कि जब इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेस टू करेगा। तो चलिए पहले यहीं पे प्रूव करते हैं हम लोग। एज वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एज इलेक्ट्रॉन enters the magnetic field normally, so direction of the force experienced by electron is perpendicular to velocity and magnetic field, so it will change only path, या फिर हम लोग डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन and electron will cover a circular path as force will be directed towards center of the circle। तो जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो ये जो डायरेक्शन है, जो मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के, जिसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है, क्योंकि जो फोर्स होती है वो सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा।
तो ये तो हो गया हमारे पास इस चीज का आंसर कि सर्कुलर पाथ क्यों होता है वो प्रूव करें। आगे हमसे सर्कुलर पाथ ऑर्बिट का रेडियस पूछा गया है। नाउ हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलरली तो उस पर जो फोर्स लगती है वो होती है क्यू वी बी। और अगर वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में इक्वल हो जाएंगी। तो एक v के साथ एक v कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आ गई है mv डिवाइडेड बाय qb। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -31 दिया हुआ है। तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको r इज इक्वल टू mv अपॉन QB। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -31 है। वेलोसिटी जो हमें दी हुई है वो है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 6। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 दी पावर -19 होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -4 दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को इकट्ठी कर लेंगे। ये 9.1 और 1.6 का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 4.8 और 65 का भी ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर ये बन जाएगा -31 प्लस 6 यानी कि माइनस का 25, -19 और -4 माइनस का 23। ये आपका कट के 3 आ गया। तो 91 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 65 से, तो मुझे मिलेगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -25। ये उधर जाके पावर प्लस हो जाएगी। तो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -2 मीटर, या फिर अगर मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 या 10 की पावर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4.2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ऐसा यूनिट में आपका आंसर ये हो जाएगा। सीजीएस में आप ये आंसर लिख सकते हो जो कि बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये समझना है कि हमारे पास अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लगाएगा जो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपना पाथ चेंज कर सकता है। अपना जो मतलब उसकी स्पीड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फोर्स जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट करेगी हर एक पॉइंट पे। तो ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। फिर हमें रेडियस कैलकुलेट करना था। तो जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है वो है क्यू वी बी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हो गई एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों आपके इक्वल होंगे और इसलिए यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअली जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, अगर एक्चुअल फॉर्मूला की बात करें। पर क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 दिया हुआ था तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू एज यू नो 1 होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधा क्या लिख दिया, क्यू वी बी। तो आप लिख सकते हो जब थीटा 90 दिया है तो एफ सीधा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी आप लोग लिख सकते हैं, कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 और आज के दिन का पहला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज 4.11, यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में उसकी फ्रीक्वेंसी घूमने की कितनी है,
यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाने वाला है इलेक्ट्रॉन। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड करता है, एक्सप्लेन करें। तो चलिए पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो इक्विलिब्रियम में एम वी स्क्वेयर अपॉन आर क्यू वी बी के इक्वल आ गया है। तो स्क्वायर के साथ एक v कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी होता है, ये आप लोग को पता है। अब जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है वो ओमेगा आर के इक्वल होती है। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और आर इज द रेडियस ऑफ द पाथ। तो हम लोग क्या करेंगे, v की जगह पर ओमेगा यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो r है रेडियस वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो m ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी पी। जो ओमेगा है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो ओमेगा की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 पाई न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी रख दूंगा। तो अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, ये मेरा बन गया। नाउ व्हाट इज क्यू? क्यू इज चार्ज, जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज 6.5। गॉस थी तो टॉयसला में करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का 2 लिख लो, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 लिख सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये पॉइंट इसके साथ कट जाएगा। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। 1.6 की मल्टीप्लाई 65 से और डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 3.14 से और डिवाइड करेंगे 91 से। तो ये मेरे पास आ गया 0.182 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और -4, ये हो गया माइनस का 23। और जो 31 माइनस है वो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का। तो यानी कि ये मेरे पास रिजल्ट बन गया 0.182 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। मैं डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करूंगा 1.82 के आगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो 10⁻7 आ जाएगा। तो 1.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁻87 हर्ट्स या पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में इतने सर्कल लगने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के उस सर्कुलर पाथ पे। तो ये आपका आंसर है। अब इन्होंने ये पूछा है आपसे, इट डज आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड करता है? तो हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो मेरे पास ये बना है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो इसका मतलब क्या है कि जो आंसर है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो फ्रीक्वेंसी does not depend on speed of इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप देख रहे हो कि फॉर्मूला में आपकी स्पीड नहीं आई है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आंसर नो लिख के एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया 4.12 जो 4.11 से कोरिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.13। सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स। आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है
पहले पार्ट में जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स 30 है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, अगर करंट उसमें 6 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला, और उसे लटकाया गया है वर्टिकली एक मैग्नेटिक फील्ड में जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब सपोज कर ले दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये आप सपोज कर लो कॉइल है। तो इस तरीके से उसको वर्टिकली सस्पेंड किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 1 टेस्ला दी हुई है। द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, कॉइल के नॉर्मल और फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि ये जो इसका कॉइल का नॉर्मल होगा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो कहता इस स्टेट में जो कॉइल है वो आपकी टर्न करेगी, घूमना शुरू करेगी, तो आप कितना टॉर्क लगाओगे, काउंटर यानी एंटी टॉर्क लगाओगे ताकि उसे टर्न करने से रोका जाए। तो क्लियर है, अगर हम लोग इसको घूमने से रोकना चाहते हैं तो जितना टॉर्क के साथ ये घूम रही है उतनी ही वैल्यू हम लोगों को अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो घूमना बंद कर दे। तो यानी कि मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, एंड टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है NIBA साइन अल्फा। N इज नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 30 है, I इज करंट जो कि 6 एम्पियर है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि 1 टेस्ला है, एरिया, सर्कुलर कॉइल है तो इसका एरिया यू कैन कैलकुलेट, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ले सकते हो। रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ऐसा यूनिट में मीटर बनाने पड़ेंगे, डिवाइड बाय 100 दो बार करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के नॉर्मल के बीच का एंगल है जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ कटे पिटे का तो कोई खास है नहीं, एक जीरो से जीरो कट सकती है, ऊपर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 6 × 22 × 8 × 8, ये आ गया 25,344 डिवाइडेड बाय 7 1 2 3, नीचे 3 0, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो 25,344 डिवाइडेड बाय 7,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया मेरा 1.81 और √3 की वैल्यू है 1.73, तो 1.81 मल्टीप्लाई बाय 1.73, तो आई एम गेटिंग 3.13 न्यूटन मीटर। तो इतना मुझे टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसे टर्न करने से रोका जा सके। बड़ा आसान है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कॉइल रखते हो तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और वो रोटेट करना शुरू कर देता है। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल, और ये एंगल किसके बीच में है, नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी और हमारा आंसर 3.13 न्यूटन मीटर आ गया। बी पॉइंट देखिए क्या है, वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर बदलेगा इफ सर्कुलर कॉइल इन, अगर सर्कुलर कॉइल जो ए में यूज किया गया वह रिप्लेस कर दिया जाए अ प्लेनर कॉइल, प्लेनर कॉइल के द्वारा जिसका कुछ इरेगुलर शेप हो लेकिन इनक्लोजेस द सेम एरिया, और वो सेम एरिया यानी कि
जितना एरिया पहले था वही एरिया ये होना चाहिए। ऑल अदर पार्टिकुलर्स आर ऑल्सो अनअल्टर्ड, और इसके अलावा जो बाकी चीजें थी, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल, ये भी कहता है कोई चेंज नहीं करेंगे। अनअल्टर्ड मतलब कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, अब टॉर्क का फॉर्मूला इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और आपने कोई भी फैक्टर इनमें से तो चेंज किया ही नहीं। एरिया भी सेम रखा, एन आई बी अल्फा भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन आंसर। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अपन ने शेप बदली, तो फिर इसका मतलब क्या कह सकते हैं, टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ द कोयल। जो टॉर्क है वो कोयल की शेप पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। शेप जैसे मर्जी कर दो, अगर आप कोई पैरामीटर और नहीं चेंज कर रहे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश किया। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।